के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। आधी रात के बाद 2:30 बजे 10 मई 2025 इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर की खामोशी को एक फोन कॉल तोड़ देती है। लाइन पर हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। उनकी आवाज में दहशत और बेचैनी है। जनाब, चकलाला पर हमला हुआ है। नौ और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस चल रहा था। ये कोई सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं थी, ये सटीक हमला था और बेहद घातक था। भारत ने वो कर दिखाया जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। It was building up. ये सब कुछ 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद धीरे धीरे इसका माहौल बनता गया था। मुझे लगता है कि बाकी सबकी तरह मुझे भी यकीन था कि भारत की तरफ से ये जवाब जरूर आएगा। But the symbolic nature. नूर खान और फिर सरगोदा पर हमला प्रतीकात्मक रूप से बहुत अहम था। बाकी ठिकाने तो सामान्य ऑपरेशनल बेस थे, लेकिन ये 2 ठिकाने रणनीतिक तौर पर रावलपिंडी के पास होने की वजह से बहुत मायने रखते हैं। In terms of proximity to Rawalpindi, That the bases have been struck with such precision and such... इन ठिकानों को इतनी सटीकता और बड़े स्तर पर पूरे पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर और रणनीतिक रूप में अहम ठिकानों को निशाना बनाकर मारा गया, जो एक गेम चेंजर था। That is what was, game changing. नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के वीआईपी ट्रांसपोर्ट प्लेन, खुफिया एसेट्स और स्पेशल एयर यूनिट्स का ठिकाना। दशकों तक ये जगह परमाणु ठिकाने की आड़ में सुरक्षित थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। जो शुरुआत में आतंकियों के अड्डों पर हमले से शुरू हुआ, वो इस एक्शन से सीधा रावलपिंडी के लिए एक कड़ा संदेश बन चुका था। हम दशकों से न्यूज की एंकरिंग कर रहे हैं, पहले भी जंग और तनाव कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जैसे न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से लिखा जा रहा था। एक देश को जो आतंक का पनाहगाह है, उसे खुलकर चेतावनी दी जा रही थी। हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख रहे थे। ये 1971 के बाद पहली बार हुआ था। पाकिस्तान की एयर पावर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एयर डिफेंस की कमजोरी बेनकाब हो चुकी थी। इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब दुनिया को यह समझना होगा कि आतंकवाद की कोई भी वारदात अब युद्ध मानी जाएगी और उसका कड़ा जवाब मिलेगा। अब यही नया नियम है। पश्चिम को यह बात और ज्यादा गंभीरता से समझनी होगी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान को हथियार देते रहे हैं और अब चीन भी दे रहा है। अगर दुनिया वाकई आतंकवाद को लेकर गंभीर है, तो उन्हें इसके केंद्र यानी पाकिस्तान पर ध्यान देना होगा और कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक 11 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमला कर पाना और फिर हर जगह सफलता पाना, ये पहले कभी नहीं हुआ था। जब एक साथ 11 एयरफील्ड्स पर हमला हुआ
तो वो ये पल था जब पूरा सैन्य और राजनीतिक ढांचा हिल गया होगा। Has never happened before. 9 मई की रात जैसे जैसे बीत रही थी, 10 मई की सुबह कुछ ऐसा लेकर आई जिसकी पाकिस्तान में सेना की रणनीति बनाने वालों ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की एयरफोर्स बिना रुके पूरी ताकत से दोबारा हमला कर चुकी थी और इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा घातक हमला था। I think when the strikes went on to the 11 airfields at the same time, that was one time their entire political military structure would have actually crumbled. They tried. उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी तरफ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि हमारी डिफेंस कितनी मजबूत है और हम कितनी अच्छी तरह से जवाब दे पाए। Integrated in our overall capability to defend. पहली स्ट्राइक ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के सबसे अहम मिलिट्री ठिकाने एक एक कर टारगेट किए गए। मुरीद, रफीकी, सरगोधा, ये वो एयरबेस हैं जिन्होंने 1971 के बाद कभी जंग नहीं देखी थी और ये ताबड़तोड़ सटीक बमबारी का निशाना बन रहे थे। जैसे समय के साथ एक अनकहा समझौता हुआ था कि इन हवाई अड्डों को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अब वो अनकहा समझौता धूल में मिल चुका था। We have targeted the length and breadth of the adversary. We will not submit to nuclear blackmail anymore, and that we will not make a distinction. अब हम परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे और हम आतंकवादी और उसे समर्थन देने वालों में फर्क नहीं करेंगे। अगर कोई हमला होता है तो हम मानेंगे कि वो पाकिस्तान सरकार या उनके समर्थन से हुआ है। ये भारत की नई नीति है जिसे दुनिया को समझना होगा, क्योंकि हमने जमीन पर ये करके दिखा दिया है। Because we have demonstrated it on the ground. In terms of जहां तक इस नए सिद्धांत की बात है, तो ये हमारे तरफ से एक बहुत संयमित कार्रवाई थी। अगर हम पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होते, तो जो हमले हमने 10 तारीख को किया, वो हम 8 तारीख को भी कर सकते थे। morning we would have done on 8th. इस्लामाबाद में चिंता अब डर में बदल चुकी थी। थके हारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक में पहुंचे। एक के बाद एक रिपोर्ट्स आती गईं। पाकिस्तान के एयरबेस लगातार निशाना बनाए जा रहे थे। करीब दर्जन भर ठिकानों पर बहुत ही प्लानिंग से हमले हुए थे। ये 1971 के बाद पहली बार हुआ था। पाकिस्तान की एयर पावर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एयर डिफेंस की कमजोरी बेनकाब हो चुकी थी। आसिम मुनीर ने वो स्वीकार किया जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता था। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, ये भारत की नई मुहिम थी। संदेश साफ था, छेड़ोगे तो सिर्फ छोड़ेंगे नहीं, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे। थरथरा रहे पाकिस्तान की हवाई सीमाएं अब उसकी रक्षा नहीं कर पा रही थी। अब इससे इनकार करना मुश्किल था कि भारत ने पाकिस्तान की फौज को जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाई थी और मुनीर की सेना की फजीयत हो चुकी थी। So while they have been trying for 4 years to do something, पिछले 4 सालों में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक गलती या हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश। उनके लिए ये उल्टा पड़ गया और जब बात उल्टी पड़ी तो वो सीधे अमेरिका के पास भागे। where have they gone? They went running to Uncle Sam. And though this is as clear as second. अब ये एकदम साफ संकेत है कि अगर उन्होंने अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो नतीजे और भी बुरे होंगे। उन्हें पीछे हटना ही होगा, लेकिन लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे। From the brink. I don't think so they will. 7 मई आधी रात के बाद 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है। भारतीय जेट ने पाकिस्तानी रडार को चकमा दिया और पीओके के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी अड्डों पर सटीक हमले को अंजाम दिया। बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, भिंबर, गुलपुर, सियालकोट,
चकमरू, कोटली और बाग। मकसद साफ था, पीओके और पाकिस्तान में आतंक के ढांचे को पूरी तरह तबाह करना। पहलगाम अटैक के बाद 2 हफ्तों तक हम इसी पल का इंतजार कर रहे थे। हमने रातों रात कंटिंजेंसी टीमें तैनात कर दी थी जो लगातार अलर्ट पर थी, और उन्होंने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दी। इस बार की स्ट्राइक बिल्कुल सोची समझी थी। जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। बालाकोट के समय प्रूफ की जो बहस हुई थी, इस बार कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। कुछ ही मिनटों में हमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हुए हमले की पहली तस्वीरें मिल गईं, और यही वो पल था जिसने उस रात को इतिहास बना दिया। सिर्फ 40 मिनट के अंदर आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड के साथ ही जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। लेकिन यह सिर्फ पहलगाम के जवाब में बदले की कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की सैन्य नीति में एक बड़ा बदलाव था। बालाकोट के समय सिर्फ एक आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार पीओके से पाकिस्तान तक आतंकियों के अहम ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। यह कहीं ज्यादा ताकतवर हमला था और उतना ही खतरनाक। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया गया, जिसमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर शामिल थे। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक उनके ड्रोन और लैट्रिन म्यूजिशियंस ने हमला शुरू नहीं किया। शुरुआत में हमने सिर्फ सीमा के पास उनके रडार को निशाना बनाया था। फिर दूसरी रात को और हमले हुए, कुछ और एयर डिफेंस रडार टारगेट किए गए, और फिर जब बाकी एयरफील्ड पर हमला हुआ तब जाकर असली जवाब दिया गया। ये दिखाता है कि हमने कितना संयम बरता। लोग ये नहीं समझते कि इतनी बड़ी कार्रवाई में तनाव को काबू में रखना कितना मुश्किल होता है। जो कंट्रोल हमारे नेताओं और सेना ने दिखाया वो वाकई हैरान करने वाला है, और मैंने खुद वॉर गेम में इसे कई बार देखा है। भारत की रणनीतिक और सैन्य ताकत अब दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर को एक नया रूप मिला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 नाम सामने आए। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री। भारत ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में आतंक के दिल पर वार किया है। सबूत दुनिया के सामने। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मासूमों के खून से लाल हो गया। 26 भारतीयों को बेदर्दी से मार डाला गया। उन्हें सिर्फ भारतीय होने के लिए नहीं, बल्कि उनके धर्म के लिए निशाना बनाया गया। यह हमला नहीं था, यह नफरत का एक पैगाम था, और दिल्ली ने वो नफरती पैगाम सुन लिया था। हम जो दिल्ली में सत्ता के गलियारों में खबरों पर नजर रखते हैं, हमें तुरंत समझ में आ गया कि यह हमला अलग हटकर है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। इससे पहले भी कई बार अमेरिकी डेलीगेशन जब भारत के दौरे पर थे तब आतंकी वारदात हुई है, लेकिन इस बार जो पूरा का पूरा वाकया था वह अलग दिख रहा था। हमें पता था कि मौजूदा सरकार ऐसे संकटों पर कैसे रिएक्ट करती है, और हमें यह भी यकीन था कि पीएम मोदी रियाद से लौटने की प्लानिंग शुरू कर चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों में सऊदी अरब से भारत लौट आए। सुबह तक साउथ ब्लॉक में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी थी। जो फैसले आमतौर पर बंद कमरों में फुसफुसाकर लिए जाते हैं वो खुलकर सामने थे। गृह मंत्री अमित शाह को पहले वाले दिन ही श्रीनगर और पहलगाम भेज दिया गया।
भारत सिर्फ शोक नहीं मना रहा था, भारत एक्शन में था। 7 मई को जो कार्रवाई हुई उसने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। एलओसी पर कुछ ही घंटों में भारी हलचल शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन बंकर्स पे लगातार फायरिंग की और केरन एरिया में अभी तकरीबन 4 मकानों में आग लगी है और काफी सारे मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं। कहा था केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में मारा है उसी तरीके से वहां जाके मारेंगे और आज वही हुआ है। भारी तादाद में नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है। भारत की ओर से स्ट्राइक हुई है, हमें ऐसे धमाकों की आवाज हमें लगातार सुनने को मिली है। देखिए ये अगर आप पहाड़ी देख सकते हैं, ठीक इसके पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका और वहां से लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। 8 मई की शाम पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइल अटैक की कोशिश की। निशाने पर थे भारत के 14 सैन्य ठिकाने, लेकिन हर एक हमले को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इंटीग्रेटेड डिफेंस ग्रिड और S-400 सिस्टम ने बेहद सटीक काउंटर अटैक से पाकिस्तान के हर हमले को हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया। तीनों सेनाओं के प्रमुख एक स्पेशल कंट्रोल रूम से इस पूरे डिफेंस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। अब ये भारत का अपना आयरन डोम बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ मिनट बाद ही हम सब वॉर जोन से रिपोर्टिंग करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार थे, लेकिन जो हमने देखा वो हमारे रिपोर्टिंग के करियर में यहां पहले कभी नहीं हुआ था। जब बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल तेज हो रही थी, दिल्ली में डिप्लोमैटिक हलचल बहुत तेजी से चल रही थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। संदेश सीधा था, भारत जवाब दे चुका है। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ा तो हम एक्शन से हिचकेंगे नहीं। भारत का पश्चिमी देशों को मैसेज हमेशा से साफ रहा है, अपने बचाव का हक भारत कभी नहीं छोड़ेगा। इंडिया gave a firm, resolute and measured response by destroying the relevant terror centers and launch pads. India's right to defend its people against acts of terror has also been recognized by countries across the world. इसके ठीक उलट पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पूरी तरह से नाकाम रही। उनके मंत्रियों ने वेस्टर्न मीडिया में जाकर और ज्यादा शर्मिंदगी झेली। सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत अब उनके हाथ में नहीं रही, लेकिन उनके नेताओं ने जो फजीहत करवाई वो अभूतपूर्व थी। कुछ बयान तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर होश उड़ जाए। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir. 9 मई को पाकिस्तान ने हमले और तेज कर दिए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दें। उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में सरक्रीक तक 300 से 400 ड्रोन लॉन्च किए गए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान को आतिशबाजी से भर दिया। तुर्की से आए ड्रोन देखे गए और तुरंत इंटरसेप्ट कर लिए गए। जवाबी कार्रवाई में भारत ने हेरोप लॉइटरिंग ड्रोन तैनात किए, जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर उनके कंट्रोल पोस्ट को तबाह कर रहे थे। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये लंबा चलेगा। नए भारत ने इससे पहले ऐसे टीवी पर लाइव युद्ध नहीं देखा था। हर घंटे के साथ ये साफ हो रहा था
कि भारतीय सेना न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों को रोक रही है, बल्कि जिस पैमाने पर जवाबी हमले हो रहे हैं उससे पाकिस्तान जल्दी घुटनों पर आ जाएगा। It is only after that strike that our hit has taken. उस हमले के बाद भारत ने जवाब में 9 ठिकानों पर हमले किए, जैसे कि सरगोधा, चकलाला, जैकबाबाद, बोलारी। ये सब अहम टारगेट थे। सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि जमीन पर खड़ी अहम चीजें भी टारगेट की गई। हैंगर, F-16 शेल्टर, रनवे, हर चीज पर हमला हुआ। Targeting their F-16 shelters, targeting their launch capability in terms of runways. 10 मई सुबह 3 बजे अब कोई रुकावट नहीं बची थी। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के और भी एयरबेस मुरीद, रफीकी और सरगोधा पर हमला कर दिया। रावलपिंडी अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। दशकों में पहली बार पाकिस्तान के अहम एयरबेस ऐसे खतरे को देख रहे थे। पाकिस्तानी फौज में डर फैल गया। धमाका देखिए कितना जबरदस्त हुआ है। आप उसके साइज और स्केल से बता सकते हैं कि ये धमाका किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल करने से हुआ है। श्री साहब जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लेकिन जो हमला पाकिस्तान को पूरी तरह झुका गया वो था सरगोधा एयरबेस पर किया गया सटीक प्रहार। सरगोधा की लोकेशन केरन हिल्स के पास है, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज जोन माना जाता है। जैसे ही हमला हुआ, पाकिस्तानी मिस इंफॉर्मेशन मशीनरी चालू हो गई। अफवाहें उड़ाई जाने लगी कि न्यूक्लियर लीक हो गया है, लेकिन जल्द ही इन सब बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर भी यह ऑपरेशन का टर्निंग पॉइंट था, जिसने पाकिस्तान के मजबूत बताए जाने वाले रेजिस्टेंस को पूरी तरह तोड़ दिया। The Sargodha thing which happened is, look at the layers. You had the Chinese layer to observe. You had all the सरगोधा में जो हुआ उसमें देखिए कितनी परतें थीं। चीन की निगरानी थी, निजी सैटेलाइट इमेजरी थी, कई एशियाई सिस्टम्स जानकारी भेज रहे थे, यहां तक कि वहां कुछ अमेरिकी संसाधन भी थे जो पहले से आगाह करने के लिए लगाए गए थे। also to forewarn. पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की, बात शुरू की, वो आगे बढ़े और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि चलिए सीज फायर किया जाएगा। जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को बर्बाद कर दिया तो रावलपिंडी में बैठा वो शख्स जिसे पाकिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा मिला था, एक बंकर में छिपा हुआ था। उसके करीबी अफसर उसे बता रहे थे कि उसकी फौज कितनी शर्मिंदगी झेल रही है। कई सैनिक मारे जा चुके थे, एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुका था, फौज का हौसला मिट्टी में मिल चुका था। आखिरकार उसने झिझकते हुए सफेद झंडा लहराया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर के लिए कॉल किया। भारत का मिशन पूरा हुआ, पाकिस्तान ने हार मान ली। हमारी कवरेज का ये सबसे बड़ा पल था। हमारे सिक्योरिटी एडिटर मनोज गुप्ता इस ऑपरेशन की कवरेज को देख रहे थे और वही सबसे पहले ये जानकारी लेकर आए कि पाकिस्तान ने भारत की हॉटलाइन पर कॉल करके सीज फायर की मांग की है। इस्लामाबाद गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान की हार सामने आ चुकी थी। जब नई दिल्ली में इसकी औपचारिक घोषणा करने की तैयारी चल रही थी, उसी बीच अपने अति उत्साह के लिए जाने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और सीज फायर कराने का दावा करने लगे। लेकिन भारत ने तुरंत साफ कर दिया कि कोई तीसरी पार्टी मध्यस्थ नहीं थी। पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की और कहा कि हम फायर नहीं करेंगे, तो भारत ने भी कहा कि अगर उधर से हमला नहीं होगा तो इधर से भी नहीं होगा। Military operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ने
भारत के डीजीएमओ को दोपहर 3:35 पर फोन किया और दोनों पक्षों ने जमीन, हवा और समंदर में सभी सैन्य कार्रवाई को शाम 5 बजे से रोकने पर सहमति जता दी। From 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. पाकिस्तान में अब हकीकत धीरे धीरे सबको समझ आ रही थी। नेशनल असेंबली में हार और अपमान की फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। भारत की तरह वहां कोई एकजुटता नहीं थी, बल्कि कई नेता खुद अपने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। This is largely an air battle, if you can call it that. So if they think they have done well, ये ज्यादातर हवाई जंग थी। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अच्छा किया तो जिस व्यक्ति को प्रमोट होना चाहिए था वो तो एयर चीफ था। लेकिन मुनीर को हार के बाद फील्ड मार्शल बना दिया गया ताकि घरेलू जनता के सामने हार को छुपाया जा सके। the loss, the decisive military loss that Pakistan suffered is to cover up for the domestic audience. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री को भी पूरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत ने सैटेलाइट इमेजेस, बरामद हथियारों और लॉजिकल एविडेंस के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया कि सच्चाई क्या है। जनरल मुनीर के साथियों के पास अब बस तुक्के मारने के अलावा कुछ नहीं बचा था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने इसे साफ तौर पर भारत की जीत कहा। भारत माता की। Operation Sindoor was partially successful in regards of destroying the terror infrastructure, but highly successful. ऑपरेशन ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया और उसे इतनी बुरी तरह कमजोर कर दिया कि वो अब पारंपरिक भारतीय हमलों से खुद को बचा भी नहीं सकता और न ही पलटवार करने की ताकत रखता है। उनके पास अब सिवाय सीज़फायर मांगने के और कोई चारा ही नहीं बचा था। And had no other option but to sue for ceasefire. पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा संदेश ये था, भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं करता, भारत अब खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। आकाश तीर भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आत्मनिर्भरता और अजेय एयर डिफेंस का प्रतीक बन चुका है। आकाश तीर को अलग बनाती है इसकी तकनीक, जिसने इसे एक साथ कई हवाई हमलों से निपटने में सक्षम बनाया। दुनिया के गिने चुने सिस्टम ही ऐसा कर पाते हैं। भारत ने एक सीधा और सख्त बयान दिया। अब बर्दाश्त करने का दौर खत्म हो चुका है। भारत के आम लोगों पर हमले हुए, धार्मिक जगहों को टारगेट किया गया, ड्रोन वॉरफेयर को हथियार बनाया गया। अब से भारत के एक्शन का नया नियम होगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को अभी सिर्फ रोका गया है, ये खत्म नहीं हुआ। उन 88 घंटों में जो एक्शन हुआ उसका असर दशकों तक रहेगा।
भारत ने पूरा समीकरण बदल दिया है। सटीक हमले, तेज एक्शन, मजबूत कूटनीति। पाकिस्तान का डिनायल प्लान अब बिखर चुका है। अब एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, जहां आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, करारा जवाब मिलेगा और किसी भी उकसावे की कीमत अब पहले से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। बढ़कर कोई आनंदता नहीं हो सकती। मेरी सहयोगी अंशिका पाठक हमारे बीच में है और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आज कुछ पूछना चाहते हैं, तो आगे मंच आपका। अंशिका, क्या जिज्ञासाएं लोगों के मन में है, उनसे पूछिए, वो कुछ प्रश्न करना चाहें या कोई राय देना चाहें। बिल्कुल गुरुजी, सबसे पहले आपको हर हर महादेव। हर हर और यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं कई सवालों के साथ, क्योंकि अब तक आपको सोशल मीडिया पर देखा गया है, कई बार आपको देखा गया है जब आप कथा करते हैं तब लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज आपके एकदम सामने से लोग सवाल करना चाहते हैं। तो पहला सवाल कहाँ से कोई? हाँ गुरुजी, मेरा एक सवाल है। हम लोग मंदिर जाते हैं, जैसे वृंदावन चले गए या कहीं भी जाते हैं, वैष्णो देवी, हम चाहते हैं कि भीड़ में ना लगे। तो गुरुजी हम चाहते हैं कि हम लाइन में ना लगे और हमें वीआईपी दर्शन मिल जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम सच में पाप कर रहे हैं या पुण्य ले रहे हैं? मेरा ये बहुत दिन से प्रश्न है। यानी सवाल ये है कि वीआईपी दर्शन करना पाप में गिना जाए या पुण्य में गिना जाए? मतलब उससे क्या भगवान की कृपा कम होगी या ज्यादा? वो कहते हैं ना, जब कष्ट के बगैर भगवान नहीं मिलते। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय, शिवालय से वीआईपी दर्शन को हटा देना चाहिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं जो साधारण व्यक्ति है बड़ी आस लेकर बहुत दूर से पैदल चलकर आया है और बहुत आस लेकर आया हुआ है, और वो इतनी आस के साथ में आया हुआ है, और आप पैसा देकर 500 का टिकट लेकर 100 का टिकट लेकर आप जब आगे खड़े हो जाते हो और वो इतनी आस लेकर थका हुआ पसीना बहाते बहाते वहाँ तक पहुँचता है ना, तो उसका दिल में तो पहले से ही शिव बसा हुआ होता है। तो हम तो कहेंगे कि प्रयास यही करा जाए कि वीआईपी कल्चर को हटाकर डायरेक्ट सभी भक्तों को भगवान शिव का दर्शन हो जाए, मंदिर देवालय में ये मांग महाराज जी कई मंचों से उठी है ये मांग, लेकिन व्यवहारिकता में अगर आप देखिए तो अब भक्त तो कोई भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उसको प्रोटोकॉल भी देना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, वो आएगा तो उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती है। अब उसको क्या वीआईपी कल्चर से जोड़कर देखना चाहिए? हम मना नहीं कर रहे, जो वीआईपी है आप उसको लेकर आइए, पर उसके लिए अलग से समय लीजिए। आप जो रेगुलर समय है, भस्म आरती का समय हो या अन्य आरती का समय हो, मंगला आरती का समय हो, जो कोई भी आरती का समय, वो सब जनमानस के लिए। आपका कोई वीआईपी आया है तो उसके लिए आप अलग से रात्रि को 11 बजे 12 बजे बुलाओ। जब भक्त खड़े हुए हैं दर्शन के लिए तो सबसे पहले उनको दर्शन कराओ, वीआईपी के लिए बाद में समय निकालकर वीआईपी कल्चर से लेकर आओ और हमसे दर्शन कराइए, मना नहीं उसके लिए। सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर, राजनेताओं पर अलग अलग बयान जो हैं वो आपके हमने सुने हैं, तो आज ऐसे ही कुछ बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उसके बाद उसी से जुड़ा
हुआ सवाल आपसे लेंगे। तो पहला बयान जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर आपने क्या कहा था वो सुनवाते हैं। अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है। वहाँ की मुख्यमंत्री प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तो बात हुई आपकी कभी मैडम से इस बारे में? मैडम तक खबर तो पहुंच गई, वो आपने पहुंचा दी अभी। तो क्या विचार है आगे आपका? विचार क्या, जब बिहार तक पहुंच गए तो बंगाल तक पहुंचने में देरी थोड़ी ना लगेगी। वहाँ भी पहुंचकर कथा श्रवण कराएंगे। गंगा उत्तराखंड से प्रारंभ होकर जब बंगाल तक जा सकती है तो शिव महापुराण वो गंगा है, वो भी बंगाल तक पहुंचेगी। बस हो सकता है कि जिसकी भक्ति में बल होगा वहाँ शिव पुराण पहुँच जाती है, तो हो सकता है वहाँ के भक्तों में इतना बल हो कि ये गंगा शिव पुराण की वहाँ तक भी पहुँचे। अब आपने गंगा का जिक्र कर ही दिया है तो आपके बहुत सारे उपाय बहुत चर्चा में रहते हैं महाराज जी। आपने कह लीजिए कि मतलब आपने उनको बहुत सरल करके भी रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से उस पर सवाल भी करते हैं। जैसे 1 लोटा जल का आपका उपाय, तो बहुत सारे लोग हैं और मैं भी बैठी हूँ, हमारा भी इंक्रीमेंट का टाइम चल रहा है। 1 लोटा जल काम आएगा? क्यों नहीं काम आएगा। आपने भी कभी जिंदगी में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसीलिए आज हमारे साथ में बैठे हो। नहीं तो 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने के लिए कितना कितना जन्म लेना पड़ता है। 83,99,999 योनियाँ काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि आपको और हमको मिली है। तो कहीं ना कहीं वो 83,99,999 योनियाँ कटी होगी, तब अपन मनुष्य की देह में आकर शिव को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। और तो भी अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि अपन शंकर को पहचान पाएंगे। किसने नहीं चढ़ाया? मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, उस समय पर रामेश्वर धाम की स्थापना कर 1 लोटा जल समर्पित कर फिर लंका पर चढ़ाई करिए। जिस समय अयोध्या से निकल रहे थे, पूरे राम पथगमन का आप दर्शन करेंगे तो राम पथगमन में जितने राम जी के और हनुमान जी के मंदिर नहीं, उससे दुगने शिव जी के मंदिर हैं। पूरे राम पथगमन में शंकर के मंदिर, क्योंकि राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ रात्रि विश्राम कर प्रातः में शिवालय का निर्माण कर 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ते थे। ये नियम था राम जी महाराज का। तो किसने नहीं चढ़ाया? सती से लेकर, सतयुग से लेकर त्रेता तक, त्रेता से द्वापर तक, द्वापर से कलयुग तक का अगर आप क्रम निकालेंगे, और आज भी जो भगवान राम जी ने चढ़ाना प्रारंभ करा जल, आज भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी जाकर काशी में जल चढ़ा रहे 1 लोटा, सोमनाथ में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, केदार में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। तो ये प्रेरणा दी जा रही है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, और ऐसी भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं जो 1 लोटे जल से ही पूरी हो गई आज। अच्छा, रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? लोग आपसे रुद्राक्ष मांगते हैं, हमने बहुत सी तस्वीरों में देखा है। और ये भी जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक हसरत होगी कि अब महाराज जी हमारे बीच में आए हैं तो एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? रुद्राक्ष शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है। और एक एक रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र, अपने अपने भाव से वर्णित किया गया है कि कौन सा रुद्राक्ष कहाँ। पहले कहूँगा कि शिव जी के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है जी। और केवल एक रुद्राक्ष नहीं, शिव जी के नेत्र अश्रु से एक अंधकासुर नाम का असुर भी उत्पन्न हुआ है, परंतु वो नेत्र बंद करने के बाद उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष नेत्र खुले होने पर भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। जब माता पार्वती जी को तारकासुर का संहार करने के लिए प्रेरणा दी जा रही थी, तब पार्वती जी कह रही थी कि मैं तारकासुर को नहीं मारूंगी। तब शिवजी ने इस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर कर पार्वती जी के ही कंठ में वो रुद्राक्ष की माला धारण कराकर उनको बल प्रदान करा था। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण तक कहती है कि एक रुद्राक्ष भी अगर आपके शरीर पर है या आप उस रुद्राक्ष को धारण करे हो तो वह आपको शिव और शक्ति का बल अपने आप प्रदान करता है। और वही रुद्राक्ष के लिए आज पूरा जनमानस
जो आतुर रहता है कि रुद्राक्ष हमारे पास में होना चाहिए, और वास्तवता है कि रुद्राक्ष मनुष्य शरीर पर धारण होना ही चाहिए। जी, इसके बारे में मैं और विस्तार से जानूंगी, लेकिन दो और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कपिल कक्कड़ जी हैं तर्कशास्त्री, उनका रुख करते हैं। कपिल जी, आप कोई सवाल महाराज जी से करना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक लोटा जल के पीछे, मतलब ठीक है आप चढ़ाएं शिवजी को। इसे बताया कि कैसे रडार पर आपको दिखा, उसके बाद क्या होता है, कितना वक्त लगता है एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने में, और कब हम उसकी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो कितना वक्त होता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, हर सिस्टम की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। आपकी जो रेंज है, उस जैसे हम S-400 की बात करते थे, सुदर्शन चक्र जी, दैट इज़ अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमें बहुत दूरी से हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे आपके शॉर्ट रेंज होते हैं, मीडियम रेंज होते हैं, तो वो हर सिस्टम की कैपेबिलिटी अलग है। हमारे एडवर्सरीज के पास भी है, हमारे पास भी है। तो ऑब्वियसली तो अपने आप को जानने से पहले हमें अपनी एडवर्सरीज को भी जानने की जरूरत होती है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। बिल्कुल। अब जैसे उनकी फतेह 2 या फतेह 1 आई थी, जो हरियाणा के सिरसा में गिरी हुई हमें मिली। हाँ जी। तो उसके बारे में बताइए कि उसको कितनी दूर से सेंस आउट कर लिया गया होगा, कैसे उसको गिराया गया? देखिए, ये तो मैं बताने में असमर्थ हूँ अभी, बट ये है कि उनकी वो जो फतेह थी, इट वाज अ बैलिस्टिक मिसाइल, जितना मैं जानती हूँ कि वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके आती है, वो है। और उसी तरह हमारी जो ब्रह्मोस है, उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एक छोटा जहाज जिसका खुद का इंजन है, वो खुद अपनी दिशा बदल सकता है, तो ऑब्वियसली मोर केपेबल देन दैट। बट यस, दोनों मिसाइल्स का रोल डिफरेंट है और उनके टारगेट्स भी डिफरेंट रहते हैं। अच्छा गिनी जी, एक चीज़ लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स ने जो धूल चटाई है पाकिस्तान को, 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए, क्या स्ट्रैटेजी थी जिस पर काम हो रहा था? वॉरफेयर से जुड़ी हुई क्या कभी ये चीज़ हम लोग जान पाएंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी जो भी रही होगी, बट स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी जिस पे मैं आज बात करना चाहती हूँ कि वो बहुत थी। हमारी सेना को ये पता था कि क्या करना है, किसको क्या करना है, और क्या सिस्टम यूज़ करके आगे आपको आगे बढ़ना है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजी अनडाउटेडली बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रही है कि देखिए, जिस तरह से दुश्मन की जितनी भी स्ट्राइक्स थी, हमने हर स्ट्राइक वाज थ्वॉटेड, हर स्ट्राइक को हमने न्यूट्रलाइज किया है। तो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रैटेजी थी, तो बहुत अच्छे से। और अब मुझे पता चला है हम लोगों ने उनको मूर्ख भी काफ़ी बनाया है, कुछ और दिखा के कहीं और से हिट किया, कुछ ऐसी भी स्टोरी हमने सुनी है। देखिए, अभी ना वॉरफेयर ऐसा बोल लीजिए बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, बट हम सिर्फ फायरिंग में नहीं लड़ते। अब हम अपने दुश्मन को एक कंफ्यूज करना या फूल करना, वो भी एक पार्ट ऑफ वॉरफेयर है। वो अभी शुरू नहीं हो, वो बहुत पहले से शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे 1941 में भी ना, हम अपने जहाज़ों के पीछे एक कपड़ा लगा के, यू कैन से, एक डिकॉय की तरह, उसको डिसेप्शन की तरह यूज़ करते थे, जहाँ से अपने सैनिक फायरिंग प्रैक्टिस करते थे, या दुश्मन को लगता था कि वो असली जहाज़ है, बट वो असली जहाज़ नहीं होता था। तो इस तरह आज इस फेस ऑफ में भी आई थिंक वी हैव यूज्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें अपने RPA, जिसको बोलते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को हमने इस्तेमाल किया है एक फाइटर जहाज का मिमिक्री करने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं, मतलब के लिए फाइटर जहाज की तरह दिख रहा है, और दुश्मन उसको समझ लेगा कि शायद ये तो सुखोई है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी जिसमें ये आया था कि शायद सुखोई 35 जैसा दिखने वाला या राफेल जैसा दिखने वाला ड्रोन। अब आपका सवाल होगा कि अरे छोटा सा जो RPA है, ड्रोन है, वो कैसे दिख सकता है फाइटर की तरह? देखिए, रडार पे, जैसे मैंने बताया था, रडार पे जो मेरे पास इमेज आती है, वो किस बेसिस पे आती है? एक जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो उसको उसी तरह से बनाया गया कि वो वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एमिट कर रहा है जो एक फाइटर जहाज करता है। उसके अलावा उसकी कंपैरेबल स्पीड, जो फाइटर की एक कंपैरेबल स्पीड होगी, उस कंपैरेबल स्पीड पे उसे उड़ाया जाता है। तीसरी चीज, अगर आप देखेंगे, साइज तो बहुत छोटा है उस ड्रोन का, वो फाइटर जहाज कैसा लगेगा? उसमें एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स नामक एक चीज होती है जो वो लगाते हैं, तो रडार में जो है उसकी इमेज ऐसी लगती है कि वो बड़ा फाइटर जहाज आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अब दुश्मन को लगेगा कि अरे ये तो फाइटर जहाज मेरी तरफ बढ़ रहा है, अपने AD सिस्टम को वो एक्टिवेट करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम को। वो एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और जहां से वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वहां से हमारी सेना को पता चलेगा कि कहां पे उनकी बैटरीज डिप्लॉयड है, ताकि हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सके। सो दिस इज पार्ट ऑफ वॉरफेयर। अच्छा, जो पाकिस्तान खुश हो रहा है कि हमने राफेल गिरा दिया, हमने सुखोई गिरा दिया, या हमने क्या क्या गिरा दिया, तो क्या वो ड्रोन गिरा के खुश हो रहा है? नो, डेफिनेटली वी हैव सच ड्रोन्स जो उनको रेप्लिकेट या बोल सकते हैं मिमिक करते हैं अपने रफाल को और Su-30s को और अन्य जहाज
नवाजों को भी। तो जिस तरह से वही आई एम श्योर वही गिरे होंगे, आई एम नॉट श्योर जो भी है। तो बट येस, दिस इज़ वन फ्लीट जो घोस्ट फ्लीट जिसको बोल सकते हैं। आई वॉज 2 days बैक आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल एंड इट स्टेटेड इट इज़ इंडियन एयरफोर्स घोस्ट फ्लीट। सो उसमें ये सब। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी या टेक्निक तो सामने वाले देश के पास भी होगी। हाँ जी, बिल्कुल होगी, बट वही है ना कि कौन किससे ज़्यादा स्मार्ट है। सो अगर हम वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो वी आर, आई एम श्योर वी आर प्रिपेयर्ड कि अपनी एडवर्सरीज भी वो यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहते हैं। बड़ी खबर, पुलवामा हमले से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर हुआ है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर जारी है। पुलवामा में सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन है। दरअसल रात से ही, कल से ही, दिन से ही घेराबंदी शुरू कर दी गई थी और उस घेराबंदी के बाद अब बताया जा रहा है कि आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर हुआ है और जवानों ने घेर लिया है कुछ आतंकियों को। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन कल से ही शुरू किया हुआ है और तस्वीरें 3 आतंकियों की पहले ही जारी कर दी गई हैं। हो सकता है कि इनमें से भी कोई घेरे में अभी फंसा हो जो जिनसे एनकाउंटर चल रहा है। हो सकता है कि वही आतंकी हो जिन्होंने कल खूनी खेल खेला था सैलानियों के साथ। और न केवल चारों तरफ से घेरेबंदी की गई है, बल्कि दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से भी लगातार निगरानी की जा रही है।